नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। तो एक बार तो पहले आपको सुबह की गुड मॉर्निंग, है ना। एंड उसके बाद शाम की गुड इवनिंग। चलो, सुबह ये क्लास नहीं हुई थी। विष्णु, हर्षवर्धन, बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी पढ़ा। ठीक है, मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टीज है, क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में हमने मेटल एंड नॉन मेटल को पढ़ा, मेटल एंड नॉन मेटल को पढ़ा। एनडीए के एग्जामिनेशन में जो केमिस्ट्री होती है, और केमिस्ट्री में अक्सर जो सवाल पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, है ना। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का मतलब है दैट इज केमिस्ट्री इन योर डेली लाइफ। केमिस्ट्री इन योर डेली लाइफ, है ना। मतलब जो भी प्रैक्टिकली डेली आप देख रहे हो कि उसमें क्या केमिस्ट्री है, वो आपको पूछ लिया जाता है। तो क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, क्लासिफिकेशन के ट्रेंड हमने देख लिए, साथ में पीरियोडिक टेबल को हमने देख लिया। तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है, जो पूछ ली जाती हैं और जिनको हम डिस्कस भी कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है भाई, हाइड्रोजन, उसके कॉन्फ़िगरेशन, आइसोटोप, फीचर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, क्या वो कंपाउंड बनाता है, और उसके आइसोटोप के बारे में हम बात कर चुके हैं। अभी जो हम शुरू करेंगे, मेटल के बारे में बात करेंगे। और मेटल के बारे में जब हम बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेटल होते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, पोटेशियम है, आयरन है। तो ये क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मेटल होते हैं। और इन मेटल से बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। और वही क्या है, हमारे एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम क्या है, एक एक मेटल को उठाते चलेंगे और उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज, जहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी मैं मार्क कराता चलूंगा, या जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो मैं आपको क्या है इसमें बताता चलूंगा। ठीक है भाई, चलो एक बार बता दो मुझे कौन कौन प्रेजेंट है, मैं भी देख लूं। यदि मैं लिबर्टी देता हूं तो सब फ्री हो जाते हैं। सर ने कहा था रिकॉर्डिंग देख लेना, आप तो रिकॉर्डिंग ही देखेंगे। चलो कोई बात नहीं, कोई तो है जो आपको समझ रहा है, नहीं तो एवरीथिंग इज सिंगिंग दैट लाइव आना है भाई, लाइव आना है ना। होता है कि नहीं होता है। विष्णु, गुजर, गुजर भाई कैसे हो, प्रखर, अभिनंदन, ओम। चलो ठीक है भाई, ओके। तो शुरू करते हैं हम, ठीक है, मेटल एंड देयर कंपाउंड, ओके। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल के बारे में। और मेटल के बारे में मैंने आपको बताया कि मेटल की एक टेंडेंसी होती है, यानी कि एलिमेंट हैविंग ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन दैट आर कॉल्ड द मेटल। यदि कोई भी एलिमेंट क्या कर रहा है, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने से क्या बना रहा है, कैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो जनरली वो क्या है, मेटल है। तो मेटल की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि भाई मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको वो लूज कर देते हैं और क्या बनाते हैं, कैटाइन बनाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है, दे ऑक्यूपाई अ मेजर पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में भी मैं बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में भी क्या है, एक अच्छी खासी जगह इन्होंने क्या है बना रखी है। मतलब पूरा लेफ्ट साइड किससे भरी पड़ी है, मेटल से भरी पड़ी है। राइट कॉर्नर में आपके लेफ्ट राइट कॉर्नर में क्या हो जाते हैं, नॉन मेटल हो जाते हैं, और बीच में जिगजैग लाइन क्या हो जाती है, आपकी मेटलॉइड्स हो जाते हैं। मतलब अच्छे खासे आपके क्या होते हैं, मेटल पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले के टाइम में क्या था कि सिर्फ तीन ही थे, कॉपर था, सिल्वर था और गोल्ड था। आज के टाइम में भी है, लेकिन पहले के टाइम में यही तीन क्या थे, नोन थे। आज हमने क्या है, फिर धीरे धीरे आयरन बना, स्टील बना, बहुत सारे हमने एलिमेंट के बारे में, मेटल के बारे में जान लिया। मतलब ओवरऑल 90 मेटल आज हमारे पास क्या है। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बात करूं तो जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज सबको पता होती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है वो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते हैं,
जिनसे बार बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है सर, ये 3 प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में आविष्कार हुए थे ना। हाँ, ये प्री प्री बोलते हैं उसको, प्री हिस्टोरिक। इसको क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, पूर्वी ऐतिहासिक। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। और फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला कि भाई मेटल जनरली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। और ये बात एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कौन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता है। क्योंकि जनरली जो चीजें सबको पता होती हैं दैट आर नॉट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में कुछ यूनिक चीजें पूछी जाती हैं। तो एक्सेप्ट मरकरी, और मरकरी क्या होता है? एक सिर्फ मात्र ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। ठीक है भाई, और यही क्या बनता है? एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है भाई, तो पहला पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि पीडीएफ का हर एक पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट। नॉन मेटल आपका ब्रोमीन हो जाता है। मेटल क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं। मेटल क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं, सबको पता है। आयरन है, स्टील है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि पीडीएफ का हर एक पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट। नॉन मेटल आपका ब्रोमीन हो जाता है। मेटल क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं। मेटल क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं, सबको पता है। आयरन है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन हमें हार्ड नहीं पढ़ना है, हमें तो सॉफ्ट मेटल पढ़ने हैं। एक्सेप्शन में सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, दीज ऑल आर द सॉफ्ट इन द नेचर। लास्ट क्लास में भी बताया था कि ऐसे स्लाइस काट के ना ब्रेड के नीचे रख सकते हैं, लेकिन रखना मत, है ना। सर लिक्विड की तो पार्टिकल दूर दूर अरेंज होते हैं, तो मरकरी मेटल कैसे होता है? मरकरी मेटल कैसे होता है? मेटल के केस में देखो क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है? किसी भी चीज का एक्सेप्शन क्या होता है? वो रूल को ब्रेक करता है। क्या करता है? वो रूल को ब्रेक करता है, और इसीलिए तो वो एक्सेप्शन है। यदि वो रूल को फॉलो ही करता तो जनरली रूल में आ जाता। लेकिन एक्सेप्शन में क्यों है? क्योंकि वो नेचुरली ऐसा ही पाया गया है, और इसी को हम क्या कह देते हैं? एक्सेप्शन केस कहते हैं, है ना। जैसे मैं कहूं कि भाई सक्सेस होने के लिए आपको 24 घंटे में से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आप तुरंत बोलोगे सर मैं तो नहीं पढ़ता 15 घंटे, मैं तो 5 घंटे पढ़ के भी सक्सेस हो सकता हूं। तो आप एक्सेप्शनल हो। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन का जो पावर है वो थोड़ा ज्यादा है, आप जल्दी से ग्रेस कर लेते हो। आपके दिमाग में गंदगी कम भरी हुई है, आपके दिमाग में अच्छाइयां ज्यादा है। तो एक्सेप्शन रूल को ब्रेक करता है, और इसीलिए वो एक्सेप्शन है, नहीं तो जनरली वो रूल में आ जाता। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डनेस के बारे में। अब मेटल की भी जो हार्डनेस होती है, मेटल की हार्डनेस क्या होती है? मेटल टू मेटल डिफरेंट होती है। ठीक है भाई, एल्युमिनियम कम हार्ड होता है, आयरन ज्यादा हार्ड होता है, तो ये भी एक दूसरे पे डिपेंड करती है। मेटल जनरली मैलिएबल होते हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट बाय हैमरिंग, एंड दे आर गुड, है ना। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट इज मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन से होते हैं? तो आपका गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया। मैंने बताया था कि 1 ग्राम गोल्ड से आप कितना बना सकते हो? 2 किलोमीटर लंबा वायर आप बना सकते हो। ठीक है, फिर तो ऐसा होना चाहिए ना कि बिजली बिजली के तार भी गोल्ड के बने हुए होने चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा होगा तो क्या होगा कि फिर सर ना तो वायर रहेंगे ना बिजली रहेंगी, भूल जाना, फिर तो मोमबत्ती का ही यूज करना पड़ेगा, है ना। लगेंगे बाद में, चोरी पहले हो जाएगी। नेक्स्ट है मेटल और डक्टाइल। मेटल कैसे होते हैं? मेटल डक्टाइल होते हैं, ठीक है। एंड गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल, है ना। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, डक्टाइल का मतलब होता है वायर में, और मैलिएबल का मतलब होता है सीट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड इफ आई टॉक फॉर द एग्जाम्पल, देन सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि ये ढूंढो कि कहीं एक्सेप्शन तो नहीं है। और एक्सेप्शन में क्या आ जाता है? लेड और मरकरी आ जाता है। दे आर कंपैरेटिवली द
पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, होते हैं। सर डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी कैसे मेजर किया जाता है? मेजर करने का मतलब क्या होता है भाई, डक्टिलिटी का मतलब क्या है, वायर, और मैलिएबिलिटी का मतलब है सीट। अब आप उसको बीट बीट करते गए, पीटते गए, तो एक लेवल तक तो वो सीट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कचूमर बन जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल बेस होता है, इक्वेशन नहीं है इसका कोई भी, है ना, एक्सपेरिमेंटल बेस होता है। तो एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया कि भाई उसमें मैलिएबिलिटी ज्यादा है और उसमें कम है। नेक्स्ट है मेटल हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और इनका डेंसिटी कैसा होता है, कम होता है। मेटल के पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऑलरेडी हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि मेटल जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, और हमें पता है कि जब सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, यानी कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको तोड़ने के लिए क्या है, ठीक है भाई, उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बट एक्सेप्शन, गैलियम और सीजियम क्या होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की जनरली वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, है ना। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो कैटाइन फॉर्म करते हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है ना, जो नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि वो एनाइन बनाते हैं, और एनाइन बनाने के साथ इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, दे रिएक्ट रेडली विद नॉन मेटल लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सल्फेट। और रिएक्ट करते हैं कैसे, ये नॉन मेटल की तरफ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सल्फेट के साथ क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। अब सोडियम ने क्लोरीन को देखा तो रहा नहीं गा, कहा कि चलो बहन मिलके बात करते हैं, तो सोडियम क्लोरीन बना लिए, है ना। क्यों, क्योंकि उसको एक जरूरत है और इसको एक देना है, तो क्या कर लिया, तो उन्होंने मिलके बॉन्ड बना लिया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटल ऑक्साइड के बारे में। अब मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि जनरली कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है ना। व्हेन द मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट मेक्स द मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं जनरली दे आर बेसिक इन नेचर, वो कैसे होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। ठीक है, सपोज करो कॉपर ऑक्साइड हो गया, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। ठीक है भाई, और किस कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, कॉपर ऑक्साइड किसका होता है, ब्लैक कलर का होता है। सिमिलरली आपने एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो ये क्या बनाएगा, Al2O3, ये क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी हमें पता है कि भाई दोनों का हमें वैलेंसी पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब जो मेटल ऑक्साइड होते हैं इसमें सबसे अच्छी जो बात होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, यहां से सवाल पूछा जाता है। इस बार सीडीएस में भी बार बार यही सवाल पूछा है, एनडीए में भी, सीडीएस में भी। मेटल ऑक्साइड यूं तो बेसिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक भी होते हैं और एसिड भी होते हैं। और मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूं, एग्जामिनेशन में जो चीजें सबको पता है वो नहीं पूछा जाता है। सबको पता है कि खा के सोना है, उसको इंपॉर्टेंस एग्जामिनेशन नहीं देता है। एग्जामिनेशन किसको इंपॉर्टेंस देता है, जिसको पता है कि खा के सोना नहीं है, खा के पढ़ना है।
नींद आएगी, पढ़ना है। तो ऐसे ऑक्साइड which shows the both acidic as well as the basic nature that are called the amphoteric oxide। ठीक है भाई, तो ऐसे ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जो क्या है, दोनों ही नेचर क्या करता है, शो करता है। और इसका एग्जाम्पल आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान रखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, दैट आर द ऑक्साइड्स व्हिच शोज द एम्फोटेरिक नेचर। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, which one of the following is not a amphoteric oxide, इनमें से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो कई बार ये पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, हाँ, जय हिंद शुभम, जय हिंद भाई। या तो आप क्लास में शुरू में ही आ जाया करो, है ना, या फिर रिकॉर्डिंग ही देखा करो, क्योंकि बीच से आओगे ना तो फिर थोड़ा सा आपको तकलीफ हो जाएगी, है ना, फिर आप बोलोगे कि समझ में नहीं आया, है ना, फिर वो चीजें मुझे समझ में नहीं आती है जब आप कहते हो कि सर समझ में नहीं आया। तो या तो शुरुआत में ही आ गए, है ना, चलो कोई बात नहीं, खाना खाने लगा था, हमें भी बुला लिया होता भाई, हम भी खा लेते, क्यों भाई। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी रिएक्शन थोड़ा देख लेते हैं कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, कैसे वो दोनों की तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, अब जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, हालांकि ये सिलेबस में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, Al2O3, Al2O3, ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना कहीं पे भी। तो इसको रिएक्शन कराया गया HCl के साथ, और इसको रिएक्शन कराया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये ध्यान में रखना कि जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पे बॉक्स बना दिया, तो आपको ये पूछ सकता है कि भाई यहाँ पे क्या कंपाउंड बनेगा, चलो बताना मुझे यहाँ पे क्या बनेगा ऊपर वाले में। हाँ जी, AlCl3, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। तो एल्यूमिनियम का सॉल्ट क्या हो जाएगा, AlCl3, और यहाँ से एक्स्ट्रा वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इसको हम बैलेंस कर देंगे तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लो, कई बार बैलेंसिंग के ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है, कई बार बैलेंसिंग के ऊपर एनडीए में सवाल पूछ लिया जाता है। तो मैं इस रिएक्शन को फिर से लिखता हूं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये रिएक्शन करता है किसके साथ, HCl के साथ रिएक्शन करता है। तो ये क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, और यहां से क्या होता है, वाटर रिलीज होता है। तो बैलेंसिंग जो हम करते हैं, और बैलेंसिंग जिस मेथड से की जाती है, अच्छा, ये जो अनबैलेंस रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं हम स्केलेटन रिएक्शन, मतलब ये क्या है, कंकाल रिएक्शन है। अब इसको आप, है ना, बाइसेप दोगे, ट्राइसेप दोगे, इसकी मास इसमें डालोगे, तब ये क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो नाम ध्यान रखना, अभी ये क्या है, स्केलेटल इक्वेशन है। ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ कभी कभी, है ना, क्योंकि शब्दों का खेल है, तो ये कैसी हो जाती है, स्केलेटल इक्वेशन हो जाती है। अब देखो बैलेंसिंग कैसे करते हैं, सीख लो, क्योंकि सवाल पूछ लिया जाता है। तो भाई यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और क्लोरीन कितना है, 1 है। इधर एल्यूमिनियम कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 3 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इसको जिस मेथड से बैलेंसिंग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे पास कोई फास्ट रूल नहीं होता है कि भाई मैं इसको ऐसे कर दूं, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2abc, नहीं होता है। मतलब हम हिट करेंगे, ट्रायल करेंगे, लगा के देखेंगे, सेट हो गया तो हमारा, नहीं तो तुम्हारा। ठीक है भाई साहब, अब यहाँ पे एल्यूमिनियम का 1 है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम का 2 है, 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, और क्लोरीन का 3 है।
चलो बड़े कमाल की बात है। तो मैं एक काम करता हूं कि यहाँ पे क्लोरीन का 3 है, तो मैं यहाँ क्लोरीन के आगे 3 लगा देता हूं। ठीक है भाई, सॉरी फॉर बीइंग लेट, अनुसर की क्लास थी। ठीक है भाई, माफी माफी। चलो सॉरी मत बोला करो, है ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, और फौज में सॉरी चलती भी नहीं है। मैंने पहले ही आपको रिविजन दे दिया था कि चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो रिकॉर्डिंग देख लेना, लाइव देख लेना। अब फीवर आ गया उन्हें, अनुज सर को, क्या बात कर रहे हो भाई? हेलो सर, सॉरी क्लास क्लैश हो गया था, सो हाउ आर यू? भाई वेरी फाइन, वेरी फाइन, ठीक है। चलो सॉरी मत बोलना अभी, कह रहे सॉरी नहीं चलेगा, डिनर चलेगा। हाँ जी, आ जाओ जो लेट से आए, तो सबको बुला लो ना, अनुज सर क्लास नहीं ले रहे तो सबको बुला लो। सॉरी डिनोट्स रेस्पेक्ट, ये देखो शब्दों से खेल गए पाठक साहब हमारे। भाई सर का क्लास नहीं चल रहा है तो एक बार ग्रुप में मैसेज करके सबको बुला लो, मैसेज कर दो, है ना, जिसको आना होगा वो आ जाएगा, पढ़ लेगा लाइव। चलो ठीक है भाई, शुरू करें। हाँ जी, समझ में तो आ रहा है ना भाई? देखो कोई भी ये सोच के क्लास में छोड़ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज, है ना, क्योंकि आपको समझ में आएगा तो वेल एंड गुड, और नहीं आएगा तो फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आप किसी और रीजन पे क्लास छोड़ सकते हो, ठीक है, सर स्मार्ट नहीं है, हैंडसम नहीं है, ठीक है, स्ट्रिक्ट नहीं है, वो बात चलेगा, लेकिन ये छोड़ के कभी भी क्लास ये समझ के क्लास में छोड़ना कि भाई सर का समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे रीजन चाहिए कि क्यों समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो हिट एंड ट्रायल मेथड को हम कैसे करेंगे, चलो आ जाओ सारे, आ जाओ एक बार। पाठक साहब आप ही तो हो हमारे ब्रांड एम्बेसडर, है ना। चलो एक बार अटेंडेंस लगा दो, फिर हम शुरू करते हैं फटाफट से। ठीक है, बहुत है, इतने तो बहुत है यार, बहुत है बहुत है। तो जमाने में कमी नहीं है, लेकिन आसमां के पास भी जमी नहीं है। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार इन द स्काई, लेकिन हमें कंधों पे दो ही चाहिए भाई। ये तो एनडीए के लिए 5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, अपने को तो एक ही चाहिए। चलो आ जाओ, अब इसको कैसे करेंगे, क्लोरीन का 3 दे रखा है, तो भाई साहब एक काम करते हैं, हम क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन का भी 3 हो जाएगा। तो इधर 3 कर लिया, तो अब दूसरी समस्या खड़ी हो गई कि हाइड्रोजन भी 3 हो गया भाई, हाइड्रोजन क्या हो गया, 3 हो गया, मल्टीप्लाई करी थी इसमें तो हाइड्रोजन क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहां हाइड्रोजन कितना हो रहा है, यहां हाइड्रोजन 2 हो रहा है ना। तो 2 और 3 को बैलेंस कैसे करोगे, तो वो बैलेंस नहीं होंगे, मतलब एल्शियम ले लो, 2 में 3 का गुणा कर दो और 3 में 2 का गुणा कर दो, तो कितना हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब ये क्या है कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इसको मैंने 6 किया तो क्लोरीन 6 हो गए, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या हो गए, क्लोरीन 6 हो गए। एक और कॉन्सेप्ट यहां से कि भाई एल्यूमिनियम यहाँ पे पहले 1 था और इधर एल्यूमिनियम 2 था, तो मैंने 2 एल्यूमिनियम इधर कर लिया, 2 एल्यूमिनियम इधर कर लिया। ठीक है भाई, मतलब कहने का मतलब है कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल, आपका आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, अब एल्यूमिनियम 2 हो गए, एल्यूमिनियम 2 हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन 6 हो गए। अब हाइड्रोजन इधर 6, इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 ही है, तो एक काम करो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 3, क्लोरीन 6, और इधर भी क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब हमारी ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई।
ठीक है। तो कई बार यहाँ पे ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है, आपको ऐसे रिएक्शन दे देगा एल्युमिनियम 2 ऑक्साइड, ठीक है, HCl, और उसके बाद आपको ऐसे रिएक्शन बता देगा AlCl3 प्लस H2, ठीक है, और आपको ऑप्शन में ऐसे दे देगा, है ना, कि भाई बताओ कि कितने बैलेंस, मतलब बैलेंस होने के बाद नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, है ना, क्लोरीन, एल्युमिनियम और H2। कोई भी साइड का आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, आपको इस पे बन जाता है, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं, अभी हम कहां पे चल रहे थे, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग से पहले मैं आपको बता रहा था एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जनरली जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। अब HCl क्या होता है, एसिड होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है, ठीक है भाई। एसिड जब बेस के साथ मिलता है तो सॉल्ट बनाता है, और एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है। तो इस बात से मुझे क्या पता चला कि एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे क्या है, बेस की तरह काम कर रहा है। कोई तकलीफ किसी को? वैसे ही जब मैं यहाँ पे रिएक्शन कराऊंगा तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे जो कंपाउंड बन के आएगा उसका नाम बड़ा अच्छा है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसी ही चीजें एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। चलो, कोई बताना चाहेगा भाई क्या नाम बनेगा इसका? इसका नाम बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, और ये भी क्या है, एक सॉल्ट है, सोडियम एल्यूमिनेट, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2NaAlO2, ठीक है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड एल्यूमिनियम विद द ऑक्सीजन, क्योंकि सोडियम भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और नॉन मेटल और मेटल जब मिलते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, है ना। तो इसने क्या बना लिया, सॉल्ट बना लिया। अब सॉल्ट कब बनता है, जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं। तो भाई इस बात से हमें पता लगा कि ये क्या है, एसिड है। तो ये प्रूव करता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या करता है, बेस और एसिड दोनों की तरह ही रिएक्शन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया कि ऐसे ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज द बेसिक आर कॉल्ड द मेटल ऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है, most metal oxide are insoluble in water but alkalis dissolve in water। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है और शब्दों में ही घुमाया जाता है। सवाल क्या कहता है भाई, सवाल ऐसे पूछा जाता है कि जो मेटल वाटर में क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए, जो मेटल ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो गए उनको हम क्या कहते हैं, एल्कलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, एल्कलीज कहते हैं। तो एल्कलीज का मतलब होता है यानी कि जो बेस वाटर में डिसॉल्व, मतलब डिसॉल्व हो जाता है, बेस सॉल्युबल इन वाटर। फिर से सुनो, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके एल्कली हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब मेटल ऑक्साइड बेस, और बेस वाटर में सॉल्युबल है तो वो क्या हो जाएगा, एल्कली हो जाएगा, है ना। हाँ जी, फर्स्ट ग्रुप के, बिल्कुल सही बात है। अब यहां से एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, क्या सारे मेटल एल्कलीज होंगे, यस और नो? क्या सारे मेटल एल्कलीज होंगे, यस और नो? सेकंड क्वेश्चन, क्या सारे एल्कलीज मेटल होंगे? चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट मतलब आपका क्लियर है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये एल्कलीज है, वेन डायग्राम से मैं इसको समझाऊं, ठीक है। मान के चलो कि ये क्या है, मेटल है, और ये क्या है, एल्कलीज है। तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं कि मेटल होते हैं बहुत सारे, कुछ मेटल क्या होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, एल्कलीज हो जाएंगे। तो सारे एल्कलीज मेटल होंगे, ये बात सही है, ठीक है भाई पांकू, सारे एल्कलीज मेटल होंगे लेकिन सारे मेटल एल्कलीज नहीं,
ठीक है भाई, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाए। पांकु क्या हाल है तुम्हारे, जिंदगी कैसी कट रही है तुम्हारी? हाँ जी, कैसी जिंदगी कट रही है? आज छुट्टी थी क्या पांकु? आज छुट्टी थी क्या तुम्हारी? मतलब तुम्हारी हो या सामने वालों की हो? हाँ जी, आज ड्राई डे है क्या? हाँ बिल्कुल वही। अभी नहीं बोलेगा ये क्लास में नया है क्या? ये नया नहीं, बहुत पुराना खिलाड़ी है। जय हिंद जय हिंद, बने रहो जीते रहो, भगवान आपको अच्छे से, है ना, शादी वादी कराए, थोड़ा सा आपका जिंदगी सही चले। चलो पांकु क्या नाम है, ये हमारे हिमाचली बॉय है, ठीक है, जो अभी चला था ना मुजरा वाला, उसमें आता था ना, ठीक है। तो ये मतलब है ना, वैसे तो नहीं, ये दिल के बहुत साफ हैं ये, है ना, खुले दिल से इनवाइट करते हैं कि सर कभी आओ हिमाचल, है ना, तो मैं आपको ना सैर कराऊंगा हिमाचल की। कि चलो जी ठीक है, कभी आएंगे तो, है ना। चलो ठीक है भाई, अच्छे खासे रहो, है ना, और आते रहा करो क्लास में यार, पढ़ो लिखो, है ना, सिलेक्शन लो यार। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज में। अब मेटल क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। मेटल क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, और मतलब एक हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, एक मॉडरेट होते हैं, और एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। एक्चुअल में इनका जो रिएक्टिविटी पावर होता है उसी से डिफाइन होता है कि ये रिएक्शन कैसे करेगा। गुरुजी नेट नहीं चल रहा मेरा, बफरिंग हो रहा था इधर, सिग्नल नहीं, कल आऊंगा। स्टेटस का तो तुम पूरा लाइन लगा देते हो, है ना, क्यों भाई? एक और दो स्टेटस तो चलो ठीक है, वो 10-25, है ना, और हमारे पाठक साहब का तो चलो ठीक है बिजनेस है, वो तो 50-100 एक साथ लगा देते हैं। चलो उनका तो बिजनेस है, ठीक है, मान के चलो, कंसीडर कर लिया, लेकिन तुम तो, चलो भाई ठीक है, टॉपिक्स पे ही आते हैं। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स और रिएक्टिविटी के बेसिस पे मेटल्स क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, एक हाईली रिएक्टिव होते हैं, एक मॉडरेट होते हैं, और एक लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अब हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, दे रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये क्या करते हैं, ये मेटल के साथ, मतलब पानी पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, और पानी के साथ रिएक्ट करने के साथ ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, है ना। दूसरे होते हैं मॉडरेट रिएक्टिव। मॉडरेट का मतलब होता है जिनकी रिएक्टिविटी ना तो बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है, और ये क्या होते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये क्या करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल बनाते हैं, और यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। कुछ होते हैं लीस्ट रिएक्टिव, जैसे आपका लेड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये कैसे होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, और मेटल बनाते हैं। और ये क्या होते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये कैसे होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। इस टॉपिक को कुछ आप ऐसे समझो, भाई आज के जमाने में नखरे सबके अलग अलग, है ना। अब कोई थोड़े मनाने से मान जाता है ना, कोई थोड़ा ज्यादा मनाने से मान जाता है ना। तुम जो रूठो तो मैं मना लूं, है ना, लेकिन आजकल क्या होता है, तुम मुझे मनाओ तो मैं क्या है, थोड़ा सा रूठ जाऊं मैं भी, है ना, तुम मनाते नहीं हो और मैं रूठता नहीं, रूठती नहीं हूं। ऐसा ही होता है भाई, रूठने का मजा भी तो जब है कि जब सामने वाला मनाने वाला हो। अब सामने वाला पहले ही सोच के बैठा है, तू रूठी मैं छूटी, है ना, तू रूठ जा और मैं भी छूट जाऊंगा।
तो रूठने का मजा भी तभी आता है कि जब सामने वाला मनाने वाला हो, है ना, सामने वाला सोच के बैठा है कब ये लड़ाई करो और कब इससे काम करो। खैर, ये तो आपकी बात हो गई। लेकिन मेटल का भी क्या होता है, मेटल के भी नखरे कुछ कुछ वैसे ही होते हैं। कुछ ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ को स्टीम चाहिए, कुछ को कुछ भी नहीं चाहिए। तो कुल मिला के 4 प्रकार के ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। तो पहला होता है जनरली जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कोल्ड वाटर, या इसको आप कह सकते हो जनरली नॉर्मल वाटर, यानी कि रूम टेम्परेचर वाला। सेकेंड टाइप के होते हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। थर्ड आपके होते हैं जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, डो नॉट रिएक्ट विद एनी वाटर। और फोर्थ वाले होते हैं आपके जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है, कोल्ड वाटर के साथ जो रिएक्ट करते हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। अब इनको जरा देखोगे आप तो ये बड़े ही रिएक्टिव होते हैं। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। और यही से एक सवाल भी पूछा जाता है कि भाई पोटेशियम को हम पानी के साथ नहीं रखते हैं, इसको हम किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। सुना होगा कभी आपने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कभी अपने, है ना, जीवन की विज्ञान में आपने सुना होगा कि इसको हम क्या रख सकते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है। ठीक है भाई। कुछ होते हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और में आप बाहर का बहुत खाते हैं तो एसिडिटी एक आम समस्या हो गई है। एसिडिटी क्या हो गई है, एक आम समस्या हो गई है। तो डॉक्टर आपको क्या दे देता है, जनरली एक व्हाइट कलर की सिरप दे देता है। सर पीडीएफ नहीं है इस चैप्टर का, है भैया है, पीडीएफ है, सब कुछ है, ये पीडीएफ है, ये ना सब लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं, पढ़ा रहा हूं अब दिमाग में आ गई तो बता दिया, कंटेंट बनाने के टाइम पे नहीं आई थी। सब मिलेगा पीडीएफ के साथ साथ, ये भी नोट डाउन कर लिया करो, है ना, क्योंकि जैसे देखता रहता हूँ गूगल में, किसी भी किताब में मिला, पढ़ा रहा हूं, बता दिया। अब मैग्नीशियम से ही क्या बनता है आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। तो कभी कभी आपने सुना होगा डॉक्टर साहब चलते चलते कहते हैं कि दवा आप गर्म पानी से ले लेना, सुना होगा आपने, डॉक्टर साहब कौन से पानी से लेनी है दवा, कह रहा लाला गर्म पानी से ले लेना, थोड़ा जल्दी आराम कर जाएगी। क्यों, क्योंकि वो उसके अंदर अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या होता है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है भाई। तीसरे टाइप के होते हैं दैट इज डू नॉट रिएक्ट, और ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। जैसे आपका लेड हो गया, लेड के साथ आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो ये कैसे होते हैं, ये आपके किसी भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं मॉडरेट जो स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया और जिंक हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, गर्म पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ, या बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे, या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं।
याद कर लो या कॉन्सेप्ट को समझ लो कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ठंडे के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, और जो नॉन रिएक्टिव होगा वो गर्म के साथ छोड़ो, स्टीम के साथ किसी के साथ भी वो रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, मान के चलो कि गोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर जो आता है वो इसमें आ जाता है, कॉपर इसी में आ जाता है, डू नॉट रिएक्ट में। ठीक है, लेकिन जो कॉपर होता है कई बार रिएक्ट भी कर जाता है स्टीम वगैरह के साथ, है ना, हालांकि जनरली वो नहीं करता है। अच्छा, स्टीम में भी रिएक्शन क्यों करता है? क्योंकि स्टीम में एनर्जी ज्यादा होती है, गर्म पानी के रेस्पेक्ट में स्टीम में एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए जेम्स वॉट, उन्हीं ने बनाया था ना भाप का इंजन, है ना, तो जेम्स वॉट ने क्या बनाया था? स्टीम इंजन बनाया था। शायद आपने नहीं सुना होगा कि मतलब गर्म पानी का इंजन, है ना, तो स्टीम में क्या होता है? ज्यादा एनर्जी होती है। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि जैसे मान के चलो कि गोल्ड क्या है, गोल्ड भी पानी के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या होता, बड़ा दिक्कत हो जाती। भारतीय महिलाएं, फिर तो समझ रहे हो ना, है ना, मतलब हमारी ही मम्मी बहनें, क्या होता फिर तो यही होता कि भाई, है ना, गोल्ड पानी से टच ना हो जाए, फिर तो क्यों, टच हुआ तो भाई सब रिएक्शन कर जाएगा, गोल्ड कम हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे भी चीजों को समझ सकते हो, समझना आपको पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, रिएक्टिविटी सीरीज पहले भी बता चुका हूं, है ना, दोबारा भी बताऊंगा, बार बार बताऊंगा। रिएक्टिविटी सीरीज जनरली कहां पे काम आती है? आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। और वो कैसे पूछ लिया जाता है कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये भी आपको क्या है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, मर्करी हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज which is going to be decrease from top to bottom, ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीज हो रही है, एंड नीचे से ऊपर जाने पे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है सर, एक बार डिस्प्लेसमेंट, सर्दी में भाप से खाना पकाते हैं कौन के मिरर का यूज करके? हाँ, भाप से, मोमोज वगैरह देख लो, जितने भी फास्ट फूड है ना। सर इसका भी कोड है क्या याद करने का? इसका कोड है भाई, लेकिन बच्चे ने भेजा था यार मुझे, अभी मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैंने कहीं ना स्क्रीनशॉट, हाँ मतलब सबके पास अपने अपने कोड होते हैं। ठीक है सर, मेरा जवाब प्लीज दीजिए। सर एक बार डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझा दो। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि मान के चलो कि जैसे मान के चलो, क्या मान के चलोगे, MgCl2 ने रिएक्शन किया सोड कैल्शियम के साथ, तो कैल्शियम क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम से। ठीक है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम को बोलेगा कि भाई चल ठीक है, तूने बहुत मजे ले लिए, अब थोड़ा सा मुझे भी मजे लेने दे क्लोरीन के साथ। तो ये क्या करेगा? CaCl2 बनाएगा और मैग्नीशियम को बाहर पटक के फेंक देगा। दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DD। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि भाई तू मेरी पोजीशन ले रहा है तो मुझे भी अपनी पोजीशन दे दे, तू मेरी पोजीशन ले रहा है तो मुझे भी अपनी पोजीशन दे दे। तो उसमें क्या होता है? इंटरचेंज होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? आपका इंटरचेंज हो जाता है, किसका? सॉल्ट का। ठीक है, यानी कि कैल्शियम इज लाइक बेस्ट फ्रेंड ऑफ बंदी, हाँ ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, कह रहा है कि भाई ये देखो, ये सारी चीजों को ना जज्बातों में बदल देते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का जैसे मान के चलो कि ये आपका हो गया सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट ने बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया। ठीक है, अब सोडियम क्या होता है? रिएक्टिव होता है, और सोडियम किसको ढूंढता है? हमेशा क्लोरीन को ढूंढता है।
है ना। आप जैसे ये क्या बना लेगा, तो ये आपका बना लेगा 2NaCl, ठीक है भाई। तो सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लिया, तो यहाँ का क्या बचा, सल्फेट बचा और बेरियम बचा, तो ये आपस में बना लेंगे बेरियम सल्फेट। और ध्यान रखना ये क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब समझते हो, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है दैट इज इनसॉल्युबल, जो पानी में क्या होता है, नहीं घुलता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। सर डाउनवर्ड साइन होगा ना इसमें, किसमें, कौन से वाले में, BaSO4 में डाउनवर्ड साइन, ये प्लस होगा भाई, प्लस लिखा है। क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं रहा हूं, मुझे बताओ। चलो आया समझ में कि नहीं, हाँ जी ठीक है। सर नहीं सर, पीपीटी बट जाता है, पीपीटी का साइन बोल रहा है। हाँ ये होगा ना 2NaCl, देखो ऐसे समझ लो इस रिएक्शन को, Na2SO4 प्लस BaCl2, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो ये क्या बन जाएगा 2NaCl, और यहां से क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और यही क्या है, प्रेसिपिटेट है, ठीक है। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। अब रिएक्टिविटी सीरीज को आपको ध्यान में रखना है, चलो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट में बता देता हूं। अब कॉन्सेप्ट में आपको जो डाउट होता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम का डाउट हो गया, कैल्शियम और मैग्नीशियम का डाउट हो गया, एल्युमिनियम और जिंक का डाउट हो गया, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है भाई, ये कौन से हैं, ये +1 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, ये +2 वाले हैं, और ये +3 वाले हैं, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होगा, यानी कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, दो को लूज करना थोड़ा सा टाइट होगा, और तीन को लूज करना थोड़ा सा फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रिएक्टिव कौन से होते हैं, पहले ग्रुप वाले, फिर दूसरे ग्रुप वाले, फिर तीसरे ग्रुप वाले। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हो। देखो कॉन्सेप्ट बहुत काम करते हैं, कोई भी चीज जो बन के आई है, वो कोई भी चीज जो बन के आई है वो कॉन्सेप्ट से ही बन के आई है। तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को जब आप रखोगे तो आपके गलती होने के चांसेस कम होंगे। फिर पहले ग्रुप में ही आपको डाउट हो जाता है सोडियम और पोटेशियम के बीच में, तो फिर दूसरा पॉइंट हमें किस पे जाना है, यानी कि पहला तो हम चले गए किस पे, ग्रुप पे, ठीक है। जिसका ग्रुप नंबर कम होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जिसका ज्यादा ग्रुप होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। एंड दूसरा हो जाता है बाबू भैया साइज। तो सोडियम और पोटेशियम के साइज के बारे में मैं बात करूं, ठीक है। तो सोडियम का साइज क्या होता है, छोटा होता है ना, और पोटेशियम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जब बेटा बाप के चरणों में रहता है तो क्या होता है, बिगड़ने के चांसेस कम रहते हैं, और बेटा हॉस्टल में चला गया तो बिगड़ने के चांसेस, मतलब दूरियां बढ़ेंगी तो रिश्ते खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। खैर ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब दूर रहेगा तो उसको रिलीज करना आसान रहेगा, और रिलीज करना आसान रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा, रिएक्टिविटी उसका ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको क्या है, ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेम कलर के बारे में, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड द फ्लेम कलर। अब फ्लेम कलर का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी मेटल क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो जलता है तो वो क्या बनाती है, फ्लेम बनाती है। तो उसकी फ्लेम के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे सोडियम होता है, ये गोल्डन येलो कलर देता है, पोटेशियम वॉयलेट कलर, रुबिडियम वॉयलेट कलर, लिथियम क्रिम्सन रेड, कैल्शियम रेड और ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्सियम क्रिम्सन रेड, और बेरियम क्या होता है, एप्पल ग्रीन और ग्रीन कलर ये देता है। Alkali metal and alkaline metals impart color to the flame, and that is the very important point कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्कली, और सेकंड ग्रुप को क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। तो पहले और दूसरे ग्रुप क्या होते हैं, ये सारे फ्लेम बनाते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन इंपोर्टेंट है, बेरिलियम हो गया और दूसरा आपका मैग्नीशियम हो गया।
बेरिलियम इतना कॉमन नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम कॉमन है, पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन मेटल इंपार्ट कलर टू द फ्लेम बट एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, चलो बताओ भाई, समझ में भी आ रहा है कि कुछ नहीं? ये मेरी एनर्जी वैसे ही खर्च करा रहे हो। चलो, अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जो मैग्नीशियम होता है, हालांकि मैग्नीशियम एक्सेप्शन में होता है, ठीक है, लेकिन ये भी एक फ्लेम निकालता है। ध्यान रखना, ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी हुई है ना, 10th क्लास की एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है, ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, एक वाइट फ्लेम देता है। हाँ, क्या देता है? वाइट फ्लेम देता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से बात करना है कि ऑप्शन कैसा दे रखा है, ठीक है, उसी के हिसाब से हमें क्या है बात करना है। तो जो मैग्नीशियम पाउडर बनता है, यानी कि जो एश राख होती है, ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट मेटल आपका आ गया सोडियम। ठीक है भाई, चलो यहां तक समझ में आया कि नहीं? मतलब काफी सारी चीजें हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर ली, ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। बस केमिस्ट्री में ये ध्यान रखना कि रिवीजन इसको चाहिए, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे ना, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, तो वो भूल ही जाना है। ठीक है, तो रिवीजन करते रहोगे तो चीजें याद रहेंगी, प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीजें याद रहेंगी, नहीं तो क्या होगा? चीजें भूल जाओगे, है ना। और पढ़ने के बाद क्वेश्चन ना बने तो थोड़ा तकलीफ होती है, कह रहे यार पढ़ा था लेकिन एग्जामिनेशन में देखो कंफ्यूजन हो गया, याद नहीं। ठीक है, ऐसा तो सब में ही है, होता सब में ही है, लेकिन कुछ चीजें क्या होती हैं, है ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, हीरोन्स फॉर्मूला एक बार पढ़ लिया नहीं भूलोगे, लेकिन जो चीजें क्या होती है रिजेंबल करती हैं, वो कई बार भूल जाते हैं। अब हीरोन्स फॉर्मूला एक बार पढ़ा था नहीं भूलोगे, तो ये हो जाता है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब एक एक करके हम मेटल को उठाएंगे और मेटल के बारे में फिर क्या है प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो सोडियम जनरली जो होता है, इट इज ऑलवेज फाउंड इन दी कंबाइंड फॉर्म। जो सोडियम होता है ये किस फॉर्म में पाया जाता है? कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। कंबाइंड फॉर्म में क्यों पाया जाता है? क्योंकि सोडियम क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, और जो ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो किसी ना किसी के साथ रिएक्शन हो कर लेता है और कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। बोर्ड्स में केमिस्ट्री में 95 थे, अब अगर कोई पूछे 12th का केमिस्ट्री तो सब लोचा हो गया मेरा। खैर वो तो होता ही है कि एक टाइम पे, बोर्ड के टाइम पे फ्रीक्वेंसी और होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे, लेकिन वो ये पढ़ते रहोगे तो चीजें आती रहेंगी। लेकिन एक होता है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एक बार चीजों को पढ़ लो ना अच्छे तरीके से तो वो सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको सपने में, मतलब जो जगह आप नहीं गए हो वो आपके साथ आती है, जिस इंसान को आप नहीं जानते हो वो आपके सपनों में आ रहा है, ऐसा हुआ है भाई कभी? बहुत रेयर केस में। ध्यान रखना, सपने में हम उन्हीं चीजों को रिमाइंड करते हैं जो हम जानते हैं, जहां हम गए हैं, जिसके बारे में हमको पता है। 95% ऑफ केस में वही चीजें हमारे सपने में आती हैं। क्यों? क्योंकि सपने में सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है ना। तो सेम ऐसा ही होता है हमारे एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में एक बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो भी यही कहते हैं कि भाई एक बार चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं
तो फिर वहां से चीजें क्या है, जरूरत पड़ने पे काम आ जाती है, मतलब वो क्या है, रिजर्वेशन है। तो हम एक्सेप्शन है क्या, मान के चलो, वो हो जाता है कभी कभी, ठीक है, ओवर थिंकिंग करते होगे। सर मैं आप सब टीचर जिनसे पढ़ता हूं आप लोग आते हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई। अभी देखो सोडियम के बारे में, और सोडियम क्या होता है, कोई भी मेटल होता है वो जहां से पाया जाता है हम उसको क्या बोलते हैं, उसका ओर्स बोलते हैं, है ना। तो सोडियम का जो ओर्स होता है, बहुत ही कॉमन नाम होता है इसका, दैट इज कॉल्ड द चिले सॉल्ट पीटर। क्या, चिले सॉल्ट पीटर। क्वेश्चन पूछा गया, टीचर जिनसे पढ़ता हूं आप लोग आते हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई। अभी देखो सोडियम के बारे में बात करेंगे, और सोडियम क्या होता है, कोई भी मेटल होता है वो जहां से पाया जाता है हम उसको क्या बोलते हैं, उसका ओर्स बोलते हैं, है ना। तो सोडियम का जो ओर्स होता है, बहुत ही कॉमन नाम होता है इसका, दैट इज कॉल्ड द चिले सॉल्ट पीटर। क्या, चिले सॉल्ट पीटर। क्वेश्चन पूछा गया है कि चिले सॉल्ट पीटर इज ए ओर्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सोडियम सॉल्ट पीटर, चिले सॉल्ट पीटर यानी कि सोडियम नाइट्रेट, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ सोडियम, दिस इज अ ओर ऑफ सोडियम। नेक्स्ट होता है सोडियम सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड द सोडियम सल्फेट, एंड सोडियम सल्फेट जिसको नाम से जाना जाता है ग्लोबर सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, और जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO4 और 10 मॉलिक्यूल वाटर के। अब कई जगह आपने पढ़ा होगा हाइड्रेटेड और डिहाइड्रेटेड, है ना। अभी पीछे ही मैंने आपको पढ़ाया होगा, आप जानते भी होंगे हाइड्रेटेड और डिहाइड्रेटेड, ठीक है। तो ये टर्म्स कई बार यूज किए जाते हैं। हाइड्रेटेड का मतलब होता है जहां पे वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं, अटैच वाटर मॉलिक्यूल, और डिहाइड्रेटेड का मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल क्या है, अटैच नहीं रहते हैं, है ना। मतलब एडिशनल और रिमूवल ऑफ द वाटर, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं होते। तो ये कैसी फॉर्म होती है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म होते हैं। ये कैसे फॉर्म होते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म होते हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है ना। यहाँ से क्वेश्चन क्या है, आपको मिल सकता है, जैसे बेकिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है ना, जिप्सम है, तो इनमें से हाइड्रेटेड फॉर्म का कौन नहीं होता है। तो भाई आपका वॉशिंग सोडा हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, जिप्सम हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, पीओपी हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, लेकिन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वो हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। कई बार इन सॉल्ट के नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, और याद कर लोगे तो अच्छा ही है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल सॉल्ट भी बोलते हैं। सोडियम का ही एक कंपाउंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोरेक्स, और बोरेक्स का मतलब क्या होता है, सुहाग। सुना होगा ना, सोने पे सुहागा, तो बोरेक्स को हिंदी में बोलते हैं सुहागा। और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कई बार ये पूछ लिया जाता है दैट हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच इन द बोरेक्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 10 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वाटर के होते हैं। सुहागा जनरली जो होता है, ठीक है, ऐसा ही जैसे सिंदूर टाइप में ही सुहागा होता है, पत्थर टाइप में ही, उसी को बोलते हैं, ठीक है। हाँ, सिंदूर टाइप में ही होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोरेक्स। एक्चुअल में कहावत होती है कि सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। सुहाग जब कब होता है कि जब कोई भी चीज हम, मतलब एक्स्ट्रा अचीवमेंट होता है, तो एक तो सोना और सोने पे सुहागा। सर बोरेक्स यूज कहाँ होता है, बताया तो भाई, सुहाग। सर ये व्हाइट होता है, एंड केमिस्ट लिए डायमंड है, बोरेक्स बीट के लिए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इसका जो हाइड्रेटेड फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड द Na2B4O7, एंड इधर कितना होता है, 10 मॉलिक्यूल होता है। अब देखो कई बार एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है, जैसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि भाई बोरेक्स में
ठीक है, सोडियम, ठीक है, बोरोन और ये बेरिलियम और ये, ठीक है 10 मॉलिक्यूल। अब देखो कई बार एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है, जैसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि भाई बोरेक्स में, ठीक है, सोडियम, ठीक है, बोरोन और ये बेरिलियम और ये, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ सकता है, इनके नंबर ऑफ मोल्स पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ एटम पूछ सकता है ना, 1 2 3 ऐसे भी आपको ये दे सकता है, ऐसे भी आपको दे सकता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके लिए पूछा गया था ये आप पढ़ोगे, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के लिए कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसके लिए भी ऐसे पूछा आपको दे सकता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके लिए पूछा गया था ये आप पढ़ोगे, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के लिए कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसके लिए भी ऐसे पूछा जा सकता है। सर ये सोने को चमकाने के लिए यूज होता है ना, बोरेक्स ना, एग्जैक्टली बहुत ज्यादा तो चेक कर लेते एक बार भाई। हाँ इसका एक और नाम होता है, उसको भी याद रखना, और वो है इसका नाम, इसको एक और नाम से जाना जाता है, सोडियम टेट्राबोरेट। अब ये टेट्रा क्या होता है, टेट्रा का मतलब होता है चार, और बोरेट का मतलब होता है यानी कि बोरोन के चार, बोरेट, ठीक है। तो हाँ ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, बोरेक्स इज द सोडियम टेट्राबोरेट, ठीक है, एंड द यूजेस, ठीक है, दैट इज यूज फॉर द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोडियम, एंड सुहाग के फॉर्म में भी ये जो सिंदूर होता है ना उसमें भी ये यूज होता है। नेक्स्ट है सोडियम। अब सोडियम को क्या है, ब्राइन और कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट तो कॉमन है लेकिन ब्राइन पूछा जाता है। अब ब्राइन क्या होता है, ब्राइन इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ब्राइन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है। इसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है, तो कास्टनर प्रोसेस और डाउन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, इसका एक्सट्रैक्शन होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रोसेस का नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाई कौन से प्रोसेस से होता है ये, तो एक्सट्रैक्शन इसका जो होता है दैट इज कास्टनर प्रोसेस और डाउन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जनरली जो हमारी अर्थ है और अर्थ की जो क्रस्ट है, ठीक है, तो क्रस्ट में क्या होता है, अब ऐसे नहीं है कि भाई आप बनिया की दुकान पे गए और बनिया से बोला कि भाई जाके 100 ग्राम बादाम दे दो, तो बनिया ने अलग रख रखे थे और बनिया ने उठा के दे दिए। इनको क्या करता है, सोडियम एक कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है, तो इनको एक्सट्रैक्शन किया जाता है, निकाला जाता है, अलग किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ द ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, जो क्या होता है, मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं बहुत सारे, कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग है, ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस है, तो दिस आर द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। चलो निकासन, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। इट इज यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो सोडियम होता है और सोडियम क्या होता है, सोडियम एक मेटल होता है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये क्या करता है, रिड्यूस करने के काम आता है, मतलब सोडियम के साथ क्लोरीन के साथ रिड्यूस होके क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड ये बना लेगा। दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड द एलॉइंग मेटल की तरह भी ये यूज होता है, ठीक है। तो एलॉय क्या होते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि एलॉय जनरली मिक्सचर होते हैं, ध्यान रखना, एलॉय, एलॉय क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं किसका, सॉलिड और सॉलिड का, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है आपका, मेटल का मेटल के साथ भी हो सकता है, मेटल और नॉन मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल नहीं होगा, या तो मेटल के साथ मेटल, या फिर क्या होगा, नॉन मेटल के साथ मेटल आपका क्या है, मिला होगा, ठीक है भाई।
दूसरा होता है सोडियम को क्या है, एंटी स्केलिंग मेटल की तरह भी यूज किया जाता है। अब ये एंटी स्केलिंग क्या होता है, ठीक है, तो एंटी स्केलिंग क्या होता है, जनरली एक तरीके से मतलब किसी भी चीज को प्योर करने के लिए भी क्या है, इसको यूज किया जाता है। स्केलिंग क्या होता है, और एंटी स्केलिंग का मतलब होता है डी स्केलिंग करना। तो इससे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, स्केल को समझना पड़ेगा। स्केल का मतलब होता है कि एक तरीके से इम्प्योरिटीज का पैदा होना। तो ये क्या होता है, एज ए एंटी स्केलिंग मेटल भी यूज होता है, ठीक है। अब यहां से देखो भाई, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर हम बहुत डेप्थ में जा रहे हैं, लेकिन एक बार पढ़ लोगे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। समझ में तो आ रहा है ना, समझने में कोई दिक्कत? हाँ जी। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है that it is used as a coolant in nuclear reactors। और सेकंड पॉइंट है कि इसको क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट की तरह भी यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड फॉर्म्स। कूलेंट का मतलब क्या होता है कि जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे भाई गाड़ियों में कूलेंट होते हैं, तो गाड़ियों में कूलेंट में क्या यूज होता है, जनरली वाटर यूज होता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए कूलेंट क्या होता है, सोडियम इन द लिक्विडिफाइंग यूज होता है। थर्ड पॉइंट है, इट इज यूज इन मेकिंग टैल। टैल का मतलब होता है टेट्रा इथाइल लेड फ्रॉम द सोडियम लेड एलॉय इन सिंथेटिक रिएक्शन, ठीक है। और ये क्या होता है, कुछ सिंथेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए भी यूज होता है, दैट इज टैल, जिसका मतलब होता है टेट्रा इथाइल लेड, मतलब लेड के कुछ कंपाउंड बनाने में क्या है, ये यूज होता है, ठीक है भाई। चलो यहां से आगे अब हम करेंगे, करना है अभी, आगे करना है, टू स्टॉप द मोशन ऑफ न्यूक्लियर यूज इन न्यूक्लियर रिएक्शन। हाँ ठीक है, चलेगा। अब सोडियम के बारे में हो गया, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सोडियम के कंपाउंड के बारे में। अभी कर लेते हैं यार, टाइम है अभी तो, क्यों भाई? नींद लगी है सर, बड़ी जल्दी नींद आ गई भाई। चलो कुछ बातें हो जाए लाइक बकवास, रजाई से बाहर आओ, नींद हट जाएगी। बताओ तुम लोग उस कंडीशन में आ गए हो, हैं यहाँ अभी खाना नहीं खाया। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ कंपाउंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। ब्रह्मांड का ज्ञान विद श्याम शर्मा, BKGWSS। क्या बात है भाई, कहां से लाते हो निकाल के? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में, मतलब मेटल एंड इट्स कंपाउंड। सोडियम का सबसे पहला जो कंपाउंड होता है दैट इज कॉल्ड द सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड द NaCl, ठीक है। जो आजादी की लड़ाई में गांधी जी ने जिसको क्या है, एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट भी यूज किया था, ठीक है। गांधी जी बड़े यार A1 क्लास आदमी थे, है ना। लोग गांधी जी को नहीं समझते हैं, लेकिन गांधी जी सच में, गांधी जी के अंदर कुछ था। जब आप इतिहास को पढ़ोगे, इतिहास के पन्नों को पलटोगे आप, तो है ना, ये देखो, शौकीन ठीक है, शौक अलग चीज है ना, शौक अलग चीज है, लेकिन गांधी जी के अंदर कुछ था, है ना। यदि गांधी जी को सुनने के लिए लोग कई मील से पैदल चल के आ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि बंदे के अंदर कुछ था। आपको आपके पड़ोस वाला नहीं सुनेगा, है ना, पड़ोस वाला भी कह देगा अरे क्या बक रहा है, चुप हो जा। लेकिन गांधी जी को लोग मीलों दूर पैदल चल के सुनने के लिए आते थे। इसका मतलब कि उस टाइम पे उनमें कुछ था, बोलने का तरीका, ज्ञान, देश के बारे में, लॉ के बारे में। उस टाइम पे, हम आज के टाइम पे ब्रिटेन में नहीं पढ़, साउथ अफ्रीका नहीं गए पढ़ने के लिए, ब्रिटेन नहीं गए,
वो पढ़ने के लिए सोचो विदेश गए थे, तो समझ रहे हो ना, कोई बहुत बड़े तोहफी होंगे वो, है ना। तो सोडियम क्लोराइड, सर ये कहा जाता है कि गांधी जी से पहले इंडियन थे जो फ्रीडम के लिए प्रोटेस्ट करा था। देखो आजादी क्या होता है ना, किसी एक ने नहीं दिलाई, ये क्या था, एक सिनर्जेटिक वर्क था, है ना, ये एक सिनर्जेटिक वर्क था, है ना। जैसे आपका सिलेक्शन है, तो मैं आपको बोलूं कि भाई आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको एनडीए में सिलेक्शन दिलवा दूंगा, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं ही सिलेक्शन दिलवाऊंगा, आपको मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, जीएस भी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी भी, सॉरी एसएसबी के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि एक सिनर्जेटिक वर्क होता है। लेकिन एक होता है कि भाई जो जिसको आप फॉलो करते हो, ज्यादा मानते हो, तो गांधी जी वैसे ही थे सबसे अलग, है ना। गांधी जी वैसे ही थे सबसे अलग, मतलब लोगों के पास उस टाइम किसी के पास इतना मतलब पावर नहीं था, इतना कैपेबिलिटी नहीं था कि भाई वो बोल सके, किसी के खिलाफ बोल सके। डर था लोगों में, इतना डर था कि भाई मार दिए जाओगे। पहले कौन सा आधार कार्ड और रिकॉर्ड होते थे, मार के खत्म कर दिया, खत्म कहानी, किसी को पता भी नहीं, है ना। तो ये होता था। अंग्रेज थे, ठीक है, चिकन विकन सब चलता था, बना के खाए जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। तो सोडियम क्लोराइड, इसको क्या है, टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट भी हम बोलते हैं। और ये कैसे यूज किया जाता है, एंटी आइसिंग एजेंट की तरह ये यूज किया जाता है, ठीक है। एंटी आइसिंग, राहुल गांधी एक्सेप्शन हो जाते हैं, है ना। तो एंटी आइसिंग का मतलब क्या होता है, अब आपने देखा होगा कि बचपन में अभी भी बर्फ बेचने वाला आपके घर गांव घरों में आता था, ठीक है। तो वो क्या करते थे, डब्बे में क्या है, बर्फ डाल के रखते थे। तो बर्फ में क्या है, नमक डाल के रखते थे। तो नमक क्या होता है, बर्फ को जल्दी से गलने नहीं देता है। तो ये क्या होता है, एंटी आइसिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। दूसरा, ये एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है। प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, जब गांव घरों में मम्मी लोग होती हैं, वो अचार वगैरह डालती हैं, पिकल्स डालती हैं, तो अचार खराब ना हो तो उसमें क्या है, एज ए प्रिजर्वेटिव भी वो यूज होता है, ठीक है। पिकल्स के लिए, मीट के लिए एंड फिश के लिए, तो वो क्या होता है, एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है। नेक्स्ट होता है, दैट इज इट इज यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, ये किसकी तरह यूज होता है, एज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इनके लिए रॉ मटेरियल बन के भी काम करता है, ठीक है। ओके, चलो, यहां तक कोई डाउट है एक बार मुझे बता दो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। गिलाटिन का यूज बता दो। गिलाटिन जनरली जो यूज होता है, गिलाटिन तो शायद प्रोटीन हो जाता है ना आपका। चलो हाँ, कनिष्क क्या क्वेश्चन एक बार बता दो। चलो इतना क्लियर है भाई, आगे करना है कि नहीं, आपकी मर्जी है। चलो फिर आज इतना ही रखते हैं।